फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो यूनिट थर्ड है संस्थागत कामकाज, प्रधानमंत्री, संसद और न्यायपालिका, इसका जो चैप्टर सेकंड है संसद, इसको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको अपने चैनल पर यूनिट जो सेकंड है उसकी वीडियोस प्रोवाइड करवा रखी है, और साथ ही साथ मैंने आपको जो यूनिट थर्ड है आपका उसका चैप्टर जो फर्स्ट है प्रधानमंत्री, इसकी भी यूनिट मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आपने ये वीडियो मेरी नहीं देखी होगी तो आप इस वीडियो को देख लें, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वीडियो में हम संसद वाले जो चैप्टर सेकंड है आपको वो कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को है ना मैं आपको ना वैसे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कंप्लीट करवाऊंगी। इस वीडियो में अभी हम ये जानेंगे कि संसद आखिर है क्या, संसद का गठन क्या है, और इसमें साथ ही साथ हम क्या जानेंगे, जो संसद के जो 3 अंग होते हैं उसमें से जो प्रथम अंग है, जो हमारा जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने एक ओवरव्यू बता दिया कि हम किस तरह से इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो आइए अब हम देखते हैं जो संसद है आखिर वो है क्या। संसद से आप क्या समझते हैं? पहले तो आप ये सोचिए कि जो संसद होता है वो क्या चीज़ है। संसद क्या है, इससे पहले बताने से मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो संसद का जो उल्लेख है ना, वो आपके आर्टिकल जो 79 है उसमें इसका उल्लेख किया गया है संसद का। अब हम देखते हैं कि संसद आखिर है क्या। जो संसद है वो क्या है, एक भारत देश की क्या है, विधि निर्माण का एक सर्वोच्च निकाय है। इट मीन्स विधि निर्माण मतलब कानून निर्माण, जो कि क्या करता है, कानून का निर्माण करता है। आपने देख रखा होगा अगर कोई भी बिल पास होता है तो क्या होता है, पहले लोकसभा, राज्यसभा, इन सब में डिस्कशन होता है कि हाँ ये बिल एक्टिव करना है, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके से विधि निर्माण का ही तो एक सर्वोच्च निकाय है। जो सबसे हेड ऑफ द निकाय होता है वो कौन है, संसद होता है। अब जैसे संसद का ना आप इस टाइप से भी ले सकते हैं कि संसद एक तरीके से एक बड़ा सा एक रूम टाइप में हो गया, इसको हमने संसद कह दिया। अब संसद के अंदर इसके 3 अंग, महत्वपूर्ण अंग आते हैं। जो इसके 3 अंग हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। बट पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं, फिर उसके बाद एक लोकसभा और एक राज्यसभा होता है। तो आपने इसके बारे में आप ज़रूर सुना होगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बट अभी ये होते क्या है, मैं आपको ये पूरी वीडियो में, अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये है क्या। तो आपने देखा कि जो भारत देश है ना उसमें ना कैसी प्रणाली को अपनाया गया, संसदीय प्रणाली। इससे जो पहले मैंने आपको बताया था, प्रधानमंत्री का जो चैप्टर मैंने आपको करवाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि संसदीय प्रणाली होती क्या है, और संसद में प्रशासन प्रणाली विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली में क्या होता है ना कि राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो सरकार है वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारी जो हमारी शक्तियाँ होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे है। अब आपने देख रखा होगा कि केंद्र लेवल पे अलग सरकार है, जैसे पीएम हो गया, और फिर जो राज्य लेवल पे सीएम हो जाते हैं, फिर उससे छोटे लेवल पे अलग अलग टाइप की सरकारें होती हैं। हर एक लेवल पे अलग अलग सरकार काम करती है। तो इस तरीके से ये कैसी प्रणाली, हमारी संसदीय प्रणाली होती है। हमारी जो भारत की कैसी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली। मैंने आपको बताया भी था कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। अब कार्यपालिका का प्रमुख ही क्या होता है, शासक होता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। अगर ऐसे संसदीय सरकार कहा जाता है तो उसे हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे हो गया आपका कैबिनेट सरकार हो गया, उत्तरदायी सरकार हो गया, या सरकार का वैसीमेंटर स्वरूप भी कहा जाता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है। अब हम संसद को एक अन्य मतलब हम डिफरेंट लैंग्वेज में देखते हैं कि संसद को हम किस और तरीके से बता सकते हैं किसी को। तो वही संसद होता है जो केंद्र स्तर पर क्या होती है, संविधान द्वारा स्थापित विधायिका को ही क्या कहा गया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहा गया है। इट मीन्स संसद कहा गया है। इट मीन्स क्या है इसका कि केंद्र स्तर पर आपको, अब मैं बताती हूँ कि जो संसद होती है ना वो केंद्र स्तर पे होती है। और ऐसे ही आपको नहीं विधानमंडल का भी नाम सुना होगा, किसका, विधानमंडल का नाम। विधानमंडल होती है हमारी जो राज्य स्तर पर होती है, और हमारे जो केंद्र स्तर पे कोई कानून का निर्माण करती है उसको हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। तो आपको ये पता है कि संसद क्या होती है, केंद्र लेवल पे होती है, और जो विधानमंडल होता है वो क्या होता है, हमारे राज्य लेवल पे होता है। तो जो ये संसद होती है ना इसके 3 अंग होते हैं। एक तो होता है राष्ट्रपति, एक होता है हमारा कौन, लोकसभा, और तीसरा कौन सा होता है, राज्यसभा। और ऐसे विधानमंडल में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है विधान परिषद और विधानसभा। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया ना कि जिससे कि ना आपको ना थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कि हाँ आप अलग से आइडेंटिफाई कर सके कि विधायिका को हमने क्यों कहा है संसद। अब इसमें ये बात कही है ना कि केंद्र स्तर पर संविधान द्वारा स्थापित विधायकों को क्या कहा गया है, संसद या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहा गया है। आप ही तो किसी भी राज्य में ना विधायिका होती है और उसे राज्य स्तर पर विधानमंडल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर स्टेट लेवल पर आप देखें, अगर कोई भी विधि निर्माण किया जाता है तो वो विधानमंडल के द्वारा किया जाता है।
परंतु अगर वही केंद्र लेवल पे देखें, सेंट्रल लेवल पे देखें, तो उसका निर्माण कौन करता है? संसद करता है, जो कि एक सर्वोच्च निकाय होता है विधि निर्माण के लिए। लेकिन भारत में ना सबसे बड़ी विधायिका के रूप में ही संसद को कहा गया है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि आखिर संसद है क्या, संसद का क्या मतलब, संसद किसे कहा गया है, तो आपको ये बिल्कुल पता चल गया है। अब हम देखते हैं कि संसद का गठन, इट मीन जो संसद है वो किस टाइप से बनी हुई है। तो जो संसद होती है ना, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद है ना 79, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो संसद का उल्लेख है वो अनुच्छेद 79 में किया गया है। और इसके अनुसार ना भारत के राष्ट्रपति और संसद के दो सदनों, जो राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर ही संसद बनती है। मैंने आपको बताया था कि संसद को आप इस तरीके से एक रूम की तरह मान लीजिए। मैं आपको एक ये बताने के लिए बता रही हूँ कि संसद ये हो गया, और संसद को 3 अंगों में डिवाइड किया गया है। मतलब संसद 3 लोगों से मिलकर बनी हुई है। एक तो आपका राष्ट्रपति हो गए, और एक आपका लोकसभा, और दूसरा आपका राज्यसभा हो गया। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनी हुई है? आपकी जो संसद है। और संसद का उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल जो आपका 79 है उसमें उल्लेख किया गया है संसद का। तो अब आपको पता चलेगा कि संसद का जो गठन है वो किस टाइप से हुआ है। और संसद के निर्माण में ना एक उच्च सदन, जिसे राज्यसभा कहा जाता है। आपको पता है कि जो राज्यसभा का जो नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन भी कहा जाता है, जिसे हम ऊपरी सदन भी कहते हैं। और ऐसी जो लोकसभा होती है उसे हम निम्न सदन या निचली सदन भी कहा जाता है। मैंने आपको इसमें लिख भी रखा है, निम्न सदन जिसे क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। और जो उच्च सदन होता है उसे हम क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। तब आपको क्लियर हो चुका होगा। जबकि देश का जो राष्ट्रपति होता है ना, जो कि क्या होता है? दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु ये क्या होता है? संसद का एक अभिन्न अंग होता है सबसे। और यही तीनों अंगों के द्वारा है ना देश का मार्गदर्शन क्या होता है? जनता के प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा में जो क्या होते हैं, जो प्रत्यक्ष चुनाव करके जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हीं को लिया जाता है। तो यही चीज़ है कि जनता के प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है इसका मार्गदर्शन। और संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था में जनता क्या है? सबसे ऊपर है। जो संसद है वो इसका एक प्रमाण होती है, जिसमें क्या होता है? जनमत सर्वोपरि होता है। इसमें जो जनता होती है वो सबसे ऊपर होती है। तो अब आपको पता चल गया कि संसद का गठन क्या है और संसद क्या है आखिर में, और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 79 अनुच्छेद में किया गया। मैं आपको एक बार रिकैप करवा देती हूँ इन शॉर्ट वे में, कि जैसे संसद क्या है? एक सर्वोच्च निकाय होती है विधि निर्माण की, जो सबसे हेड ऑफ द निकाय है किसके लिए? कानून निर्माण के लिए। और इसको जो हमारे जैसे राज्य लेवल पे विधानमंडल होता है, वैसे ही हमारे जो केंद्र लेवल पे क्या होता है? हमारी संसद होती है, जिसके 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं? हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही जो संसद का जो उल्लेख है वो 79 आर्टिकल में किया गया है, और जो राज्यसभा है उसका उल्लेख 80 आर्टिकल में किया गया है, और जो लोकसभा है उसका उल्लेख हमारे जो 81 आर्टिकल है उसके अंतर्गत किया गया है। और हाँ, जो संसद में जो लोग बैठते हैं ना, जो उसके सदस्य होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उन सदस्यों को हम कहते हैं सांसद। क्या कहते हैं? सांसद। आप इसका टर्म में कंफ्यूज मत होना, संसद और सांसद अलग है। जो सांसद होते हैं जो सदस्य को हम कहते हैं, और जो संसद है वो तो आप जान ही गए हैं। और ऐसे हम देखते हैं राष्ट्रपति। आखिर में राष्ट्रपति की भूमिका संसद के अंदर क्या है? राष्ट्रपति का क्या वर्क होता है संसद के अंदर? आखिर में ये करता है क्या है? और राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उसके पास उनकी कानूनी शक्तियाँ, इनके बारे में हम जानेंगे। तो राष्ट्रपति होता है ना, वो भारतीय संसद का है ना एक अभिन्न अंग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और ऐसे ही है ना, आपको मैंने ये भी बताया कि सदन कितने होते हैं। जो सदन कितने होते हैं आपके संसद में? तो ये 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा सदन होता है और एक लोकसभा सदन होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि राज्यसभा में क्या होता है और लोकसभा क्या होती है, और इसमें डिफरेंसेस भी मैं आपको करवाऊंगी जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएंगी, जो पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे करके मैं डिवाइडेबल करके आपको जो पढ़ाऊंगी ना, तब उसमें मैं आपको एक बार लोकसभा कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको राज्यसभा कंप्लीट कराऊंगी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। तो इसमें आपको मैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में बता रही हूँ। तो जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो वो होता है राष्ट्रपति होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, परंतु है ना ये ना किसी भी सदन में ना तो बैठता है और ना ही जो उनकी कार्यवाही होती है, जो उनकी चर्चाएं होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करता है। ऐसा कुछ वर्क नहीं करता, बट फिर भी इसको मिलाकर ही पूरी संसद क्या होती है? कंप्लीट होती है। और भारत का राष्ट्रपति ना संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कैसे निभाता है? जो राष्ट्रपति होता है ना वो समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। फिर आपने एक ये भी टर्म सुन रखा होगा, संयुक्त अधिवेशन। तो ये ना राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन को भी आमंत्रित करता है। और ऐसे ही है ना राष्ट्रपति की एक ये भी काम होता है ना संसद के अंदर कि मान लीजिए कि कोई बिल आया, मतलब बिल बनाने के लिए उस पर चर्चाएं हुई लोकसभा और राज्यसभाओं में,
और उसके बाद अब उसको एक्ट बनाने के लिए तो उसके पास जाना होता है, राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति जब तक उस पर अपनी सहमति नहीं देता है, जब तक वो बिल एक्ट नहीं बन पाता है। कोई भी बिल एक्ट बनाने के लिए उसको क्या होता है, राष्ट्रपति की उस पर सहमति की ज़रूरत होती है। तो वो भी उसका वर्क होता है। इट मीन्स कानून बनाने के लिए क्या करता है, ये क्या लिखा हुआ है इसमें लाइन, कि जो दोनों सदनों द्वारा पास किया गया विधेयक होता है ना, तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी क्या करता है, अनुमति प्रदान करता है। इट मीन्स उसको वो स्वीकार कर लेता है, तभी जाके वो क्या बनता है, बिल से एक्ट बनता है। विदाउट सहमति से है ना वो बिल क्या नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता। इट मीन्स कोई भी बिल एक्ट बनाने के लिए राष्ट्रपति की उस पर सहमति की ज़रूरत होती ही होती है। तो यही चीज़ भी उसका वर्क है। इसके अलावा कुछ विधेयक तभी लाए जाते हैं ना जब तक कि राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त ना हो जाए। मैं बताऊंगी कि ऐसे कौन से विधेयक होते हैं जब तक कि राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तब तक वो बिल उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर नहीं लाए जाते, इतनी संसद के अंदर नहीं वो लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या होती है। विधायी शक्तियाँ का मतलब होता है कानूनी शक्तियाँ, कि उसकी कानूनी शक्तियाँ क्या क्या हैं। अब एक एक करके हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, इसको मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है जिससे कि आपको और एक्सप्लेनेशन में अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो इसकी मैं आपको शक्ति बताती हूँ कि जो राष्ट्रपति होता है ना, वो संसद की बैठक को बुला भी सकता है और कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। इट मीन्स उसको पोस्टपोन भी कर सकता है, उसके पास ये पावर होती है। और लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। आपको मैंने एक चीज़ बताई होगी, जब मैंने आपको प्रधानमंत्री वाला चैप्टर करवाया था, उसमें चैप्टर फर्स्ट था, उसमें मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 74 इस पे ही जाकर इसकी सारी शक्तियाँ क्या हो जाती है, राष्ट्रपति की एक तरीके से कम दिखाई देती है। क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह पर ही क्या करता है, वर्क करता है। तो मान लीजिए कोई भी अधिवेशन बुला रहा है, कोई भी बैठक बुलाता है, वो एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली वे में वो पीएम और जो उनकी मंत्री परिषद होती है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। तो यही चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बता दिया एज अ नॉलेज, जिससे कि आपको पिछले चैप्टर का भी याद आ रहे। और जो लोकसभा को है ना विघटित कर सकता है, और वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का भी आह्वान कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट इसकी शक्ति ये है कि जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कोई भी जो विधेयक होता है, जो कोई भी बिल होता है, वो राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाएगा, जिससे कि वो क्या बन सके, एक्ट बन सके। उससे पहले वो बिल ही रहता है, वो एक्ट नहीं बनता। तो वो चीज़ है कि राष्ट्रपति के पास ना उस टाइम पे 3 टाइप की पावर होती है, जिसको हमने वीटो पावर भी आपने सुन रखा है वर्ड। अगर आपने 11th और 12th में पढ़ी होगी पॉलिटिक्स, तो आपको ये पता ही होगा कि वीटो पावर होती क्या है। वीटो का मतलब होता है मना करना। इट मीन्स अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, कि वो या तो बिल को क्या कर लेता है, अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। इट मीन्स उसमें हामी भर देता है, उसमें साइन कर देता है कि हाँ ये बिल अब एक्ट बन जाएगा। इसके पास ये पावर होती है। साथ ही साथ विधेयक पर अपनी स्वीकृति भी सुरक्षित रखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पॉकेट वीटो पावर होती है, जिसके पास वो क्या करता है, ना तो वो विधेयक को क्या करता है, साइन करता है, और ना ही वो दोबारा से उसको पुनः विचार के लिए भेजता है संसद में। वो अपने पास ही रख लेता है जब तक उसका मन चाहेगा। उस पर कोई भी सवाल नहीं कर सकता। जब उसको याद दिलाया जाता है हाँ दोबारा से, तब वो सोचता है कि उस विधेयक पे साइन करना है कि नहीं करना। तो यही चीज़ होती है, वो अपने पास बहुत लॉन्ग टाइम तक भी उस विधेयक को रख सकता है। परंतु अब एक पास उसके बाद दूसरी शक्ति, तीसरी शक्ति ये होती है कि विधेयक को क्या करता है, संसद के लिए पूर्ण विचार के लिए लौटा देता है। परंतु इसमें एक्सेप्शन है, वो पूर्ण विचार के लिए लौटाता तो है, परंतु उसके पास एक ही चांस होता है। मान लीजिए कि कोई बिल क्या किया गया, राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो राष्ट्रपति ने ना उसको ना वापस लौटा दिया। तो परंतु जब संसद में वो वापस लौटाया जाता है ना, तो अगर संसद उसको सही लगती है संसद को बिल, तो दोबारा से वो राष्ट्रपति के पास भेजेगा। परंतु राष्ट्रपति इस बार क्या होता है, विवश होता है उस पर साइन करने के लिए। इस बार उसके पास कोई चांस नहीं होता, वो उस पर साइन करता ही है। तो यही चीज़ें हैं। तो आपको पता चल चुका होगा इसकी ये शक्तियों के बारे में। नेक्स्ट इसका कि वह साहित्य, आपने सुन रखा होगा कि जब हमारे 245 जो सीटें होती हैं उनमें से जो 12 होती हैं वो कौन करता है, राष्ट्रपति उसमें मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 के 12 सदस्य। तो वही चीज़ है, इसके पास ये भी शक्ति है कि वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों क्या करें, राज्यसभा के लिए मनोनीत करें। अभी मैं राज्यसभा के बारे में आपको बताऊंगी। वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को, और लोकसभा में कितने सदस्यों को करता है, 2 एंग्लो भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन को क्या करता है, वो करता है, चुनता है लोकसभा के लिए, और 12 को किसके लिए चुनता है, राज्यसभा के लिए। तो अब आपको ये पता चल चुका होगा। परंतु अब बोला जाता है कि जो 2 एंग्लो इंडियन की जो थी पद, उसको हटा दिया गया है। तो यही चीज़ 2020 तक थी। ओके। और हाँ, जो लोकसभा में है ना इस टाइम पे वर्तमान में 545 सीटें हैं, जिनमें से 2 क्या कर जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं,
और जो राज्यसभा है उसमें आपकी 245 सीटें हैं, जिसमें से आपको 12 जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के थ्रू। इनके पास ये शक्तियाँ होती है। नेक्स्ट इसकी शक्ति ये है कि जो संसद में ना कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए ना राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आगे की आवश्यक होती है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ऐसे कौन कौन से विधेयक मैं आपको भी जस्ट बताऊंगी। मैंने आपको बोला भी था कि कुछ विधेयक जो होते हैं वो किसके द्वारा भेजे जाते हैं, ओनली राष्ट्रपति की अनुशंसा के द्वारा ही भेजे जाते हैं। तो वो कौन कौन से विधेयक हैं अब हम देखते हैं। ऐसा एग्जाम्पल मैंने दिख रखा है कि भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक जो होते हैं, या और राज्यों की सीमा परिवर्तन से लेकर या नए राज्य निर्माण से संबंधित विधेयक, ये राष्ट्रपति जब चाहेगा तभी ये क्या किए जाते हैं, संसद के अंदर इस किए जाते हैं। इसके बाद अगर राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तब तक ये विधेयक क्या नहीं कर सकते, संसद के अंदर नहीं लाए जा सकते। तो यही चीज़ें हैं। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जो संसद है वो क्या होती है, और संसद का आखिर में गठन, इसमें संसद किन किन से मिलकर बनी होती है, जिसके 3 अंग होते हैं, मैंने आपको बताया था। और अगर आपसे सदन पूछते हैं, मतलब मान लीजिए सदन आप जाने, तो सदन कितने होते हैं आपके, ओनली 2 होते हैं, एक लोकसभा हो गई और एक राज्यसभा। परंतु जो अंग होते हैं इसके वो 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें मैंने आपको बताया था जो संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है, और राज्यसभा का 80 में है, और जो लोकसभा है उसका 81 में है। आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए कि किस किस में किसका उल्लेख है, क्योंकि अगर आप पेपर में इसको लिखते हैं तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, टीचर के सामने आपका इंप्रेशन बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ें, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स जितने भी जो सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है और जिनके पास आपकी ये पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट इंडियन गवर्नमेंट का, उनको ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और आपको है ना इसमें ज़रूर ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जितने ईजी टर्म्स यूज़ कर सकती थी मैंने उतने टर्म्स अच्छे से यूज़ किए हैं, जिससे कि आपको कोई मुश्किल ना हो। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि जो है ना पार्ट 1 है आपका, अब मैं ना पार्ट 2 में ना आपके ना लोकसभा के ऊपर डिस्कस करूँगी, और फिर ऐसी जो पार्ट 3 आएगा उसमें मैं राज्यसभा के ऊपर डिस्कस करूँगी। बहुत छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी ये, जिसमें कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड करा है कि जिससे कि आपको भी बिल्कुल माइंड में आपके अच्छे से इसको कंसेप्ट इसका क्लियर हो सके, जिसमें संसद क्या है, संसद के फिर 3 अंगों के बारे में अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर लेंगे। तो इससे कि आपको बेनिफिशियल होगा, आपके पेपर में बहुत अच्छे से आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख पाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।